हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट 2024 जो कि आपका जनवरी के अंदर होने वाला है, ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 3 है। इसके पहले जो है मैंने 2 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखी है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्लासेस को देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने वहाँ पर 3 से 4 प्रैक्टिस सेट भी कराए हुए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इन टॉपिकों से किस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपको 2012 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ जो 3rd to 5th की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से कवर अप कराऊंगी। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपका पेपर 2 में साइंस है तो भी आप इन क्लासेस को देख सकते हो, क्योंकि ईवीएस के कुछ क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, जो मैंने क्लास सेकेंड कराई थी उसमें मैंने राज्य और वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब इसके आगे के पॉइंट को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया था वो है कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में। यहाँ पर कर्दम मल्लेश्वरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन बनता है। देखिए, यहाँ पर दिया है कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, एक भार उत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तब से ये वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक जो है वज़न उठा लेती हैं। कर्दम ने भारत के बाहर 29 मेडल जो है जीते हैं। उनकी 4 बहनें हैं, बहनें जो कि रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बेहद ध्यान से पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर जो है कर्दम मल्लेश्वरी क्या है, एक वेट लिफ्टर है। साथ ही साथ जो है एक बार में ये 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं, और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। और ये जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और 12 साल की उम्र से जो है इन्होंने वज़न उठाने का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया था। ओके, तो ये 4 से 5 पॉइंट है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ और सिर्फ इनको भी ध्यान में रख के चले जाएंगे तो भी जो है आपका काम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है फूलों की घाटी के बारे में। देखिए, जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। अभी मैं कुछ मंथ पहले ही गई थी, बहुत अच्छी जगह है उत्तराखंड घूमने के लिए। तो मैंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी थी, जो फ्लावर वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड की पहाड़ियों में। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है गेंदा, जिनीनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो कपड़े होते हैं वो विभिन्न रंगों के होते हैं। तो देखिए, जो कपड़ों को रंगने के लिए किन फूलों का यूज़ किया जाता है? गेंदा, ठीक है, जेनीनिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि कपड़ों को रंगने के लिए किन फूलों का यूज़ किया जाता है? तो गेंदा और जेनीनिया। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में कन्नौज ज़िला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज ज़िला है वो किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट है आपका मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से जो है आपका बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया है चित्र में डिज़ाइन को मधुबनी कहा जाता है। तो देखिए, जो मधुबनी है वो एक प्रकार की पेंटिंग है, जो इसमें डिज़ाइन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मधुबनी। ठीक है, ये लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। तो देखिए, जो बिहार है वहाँ पर एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। और जो पेंटिंग है वो जो है मतलब कि जो मधुबनी पेंटिंग है उसी के नाम पर जो है उस ज़िले का नाम मधुबनी पड़ा, क्योंकि जो मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है, वो ज़िला जो है उसी के नाम से फेमस हो गया। तो इसलिए वहाँ का जो ज़िला है उसका नाम भी मधुबनी रख दिया गया। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, देखिए उसी पेंटिंग से रिलेटेड है, मधुबनी पेंटिंग से। ठीक है, ये चावल के पाउडर की पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। देखिए, जो ये पेंटिंग है बहुत ही खास किस्म की पेंटिंग होती है। मैं अभी आपको जो इसका इमेज भी दिखाऊंगी, क्योंकि देखिए, जो उसमें चावल का आटा होता है उसका यूज़ करके जो है पेंटिंग बनाई जाती है। इसमें जो है नेचुरली कलर यूज़ किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बारे में देखिए कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी
फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया था। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं यूज किया किया जाता है, सब कुछ बिल्कुल नेचुरली होता है। ठीक है, प्राकृतिक पेंटिंग होती है जिसमें कि नील, ठीक है, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों का जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चित्र में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूल, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया। तो देखिए जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूलों, पक्षियों, मछलियों आदि के जो है अन्य जानवरों को दिखाया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैं आपको अभी दिखाई देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपकी मधुबनी पेंटिंग है जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों, जैसे कि जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, जो जानवर होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, जो मनुष्य होते हैं, उन सभी को जो है इस पेंटिंग में दर्शाया जाता है। और ये बिल्कुल नेचुरली कलर से बनाई जाती है। जो हल्दी हो गया, नील हो गया, ठीक है, फूलों की जो पत्ती हो गए, उनसे ये पेंटिंग बनाई जाती है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं आपका। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो है चावल के आटे का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। बेलवनिका बेलवनिका गांव जो है कर्नाटक में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गीजू भाई बधेगा गुजरात में रहते थे, उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। देखिए जो गीजू भाई वधेका हैं, वो गुजरात में रहते हैं और ये बच्चों के लिए इन्होंने कई प्रकार की स्टोरीज लिखी। ठीक है, ये काफ़ी फेमस भी हुए थे। तो आपको ये जो है ध्यान में रखना है। गिजू भाई बधेगा से वैसे एक दो क्वेश्चन आपके पहले पूछे जाते थे, अभी तो नहीं बने, बट मे भी बन सकते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोगों को जान लेनी चाहिए। देखिए एक भारतीय रॉबिन, ठीक है, इंडियन रॉबिन के बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। तो देखिए जो इंडियन रॉबिन होता है वो क्या करता है, अपने अंडे जो है सड़क के किनारे जो पत्थर रखे होते हैं ना, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनके बीच में जो है अपने अंडे को ये देता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। देखिए जो कोयल होती है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये हमेशा जो है कौवे के घोंसले पे अपना अंडा देती है। क्योंकि जो कौवा का अंडा होता है और जो कोयल का अंडा होता है बिल्कुल मतलब थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इसलिए जो कौवा होता है वो नहीं पहचान पाता है कि ये कोयल का अंडा है, और उसको अपना अंडा समझ के वो जो है वहाँ पे अशेता है। तो इसलिए जो कोयल है बहुत ही चालाक पक्षी है। मतलब हालांकि उसकी आवाज़ तो मीठी होती है, बट पक्षी बहुत चालाक है। ये जो है अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है, जो कौवा होता है उसी के घोंसले में अपने अंडे को देती है। देखिए जो पक्षी होते हैं वो अपने अंडे देने के लिए घोंसलों का उपयोग करते हैं। देखिए जो पक्षी होते हैं, सब लोग बोलते हैं कि रहने के लिए अपने घोंसले बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। पक्षी सिर्फ और सिर्फ जो घोंसला बनाते हैं वो अंडे देने के लिए ही अपने घोंसले का जो है उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर भी रहने के लिए तो करते हैं, साथ ही साथ जो अंडे होते हैं उनके लिए जो मतलब घोंसले होते हैं वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। देखिए जो बच्चे होते हैं वो जैसे ही बड़े हो जाते हैं उसके बाद में आप देखेंगे कि जो पक्षियों का घोंसला है वो उस घोंसले को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दो यहाँ पर फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। नालंदा जो है नलमदा, ठीक है, नालंदा नहीं, नलमदा जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। हिलगुड़ी जो है कर्नाटक में है। देखिए जो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, जो जहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंटों को ध्यान में रख लेना है। ओके, तो देखिए जो नलमदा है आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, और हिलगुड़ी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, हिलगुड़ी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। हिलगुड़ी कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में, और जो हिलगुड़ी में बच्चों की पंचायत होती है उसको क्या कहा जाता है, भीम संघ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चों की पंचायत होती है वो कहाँ पर होती है, हिलगुड़ी में, और उसको क्या कहता है, भीम संघ। नेक्स्ट है आपका बनियन ट्री के बारे में। देखिए जो बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के बारे में जो यहाँ पर दिया है कि बरगद के पेड़ में जो लटकती हुई शाखाएं की तरह दिखता है, वो वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती है। तो देखिए जो बरगद का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो है कुछ शाखाएं जो है यहाँ पर लटकती रहती है, जैसे कि ये बरगद का जो आपका ट्री होता है। मेरी तो इमेज मतलब आर्ट उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इमेज बना के दिखाती हूँ। देखिए जो आपका बनियन ट्री होता है, तो अगर आपने इसमें देखा होगा, अगर आपने गांव में रहते हैं तो आपको वहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पर जो है शाखाएं इसमें जो है लटकी रहती हैं यहाँ पे। तो देखिए जो ये शाखाएं नहीं होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये रूट होती हैं। ठीक है, बनियन ट्री की क्या होती हैं, जड़ें होती हैं ये, जो कि बाहर की तरफ लटकी होती हैं।
शाखाओं की तरह ये लगती हैं, बट ये शाखाएं नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं, रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, जो कि बाहर की तरफ होती हैं। बाकी डेजर्ट ओक के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो शाखा, सॉरी मेरे माइंड में भी वही आ रहा है। देखिए जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि जो बरगद के पेड़ से जो लटकती हुई शाखाएँ होती हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ, सॉरी, मतलब शाखाओं की तरह जो दिखता है वो क्या होता है, तो देखिए वो रूट होती है, वो आपकी जड़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डेजर्ट ओक के बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में। एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए जो डेजर्ट ओक है, रेगिस्तानी ओक है, तो आपको लगेगा रेगिस्तानी ओक है तो रेगिस्तान में ही पाया जाता होगा, बट ऐसा नहीं है। जो आपका रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये आपको बेहद ध्यान में रखना है कि क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे लोग इसमें जो है मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तानी ओक यानी डेजर्ट ओक के नाम से वो तुरंत रेगिस्तान वाला ऑप्शन जो है टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डेजर्ट ओक है, रेगिस्तानी ओक है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। देखिए जो डेजर्ट ओक होता है, जो आपका रेगिस्तानी ओक होता है, उस का जो पेड़ का तना होता है उसमें क्या होता है, पानी जो है जमा होता है, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है असम के बारे में। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। देखिए जो बिहू उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, असम के अंदर, जो कि काफ़ी फेमस है। और असम से रिलेटेड एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि यहाँ के जो घर होते हैं वो ये जो है 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अत्यधिक बारिश होती है। इसको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ था, बट मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ ताकि आपका रिविज़न भी हो जाए। देखिए अगर फुट में आपसे पूछे तो 10 से 12 फुट, और जो है आपसे अगर मैं बात करूँ मीटर की, तो देखिए मीटर में जो है 3 से 3.4 मीटर की ऊंचाई पर ये बनाया जाता है। तो आपको फुट और मीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा के देता है लैंग्वेज को, और आप जो है वहाँ पर कंफ्यूज होकर अपना जो है क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो आपको ये दोनों पॉइंट भी ध्यान में रखने। देखिए जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, मैं उन सारे पॉइंट को आपको बताते चल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं ये आप जब एग्ज़ाम देते हो, आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपके माइंड से स्किप कर जाती हैं और आप जो है क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप जो है इन पॉइंटों को ध्यान में रखते चलिए, क्योंकि मैंने सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्लियर किया हुआ है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से जो है माइंड से चीज़ें स्किप होती हैं और कहाँ कहाँ पर आप लोगों से मिस्टेक होती है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल कराती चल रही हूँ। 2 से 3 बार मैं इन चीज़ों को बोल बोल के आप लोगों को रिवाइज़ कराते चल रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है माघ बिहू के बारे में दिया है। 14 और 15 जनवरी को या अश्मिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। तो देखिए जो माघ बिहू है वो जो है 14 से 15 जनवरी या असमिया कैलेंडर, वहाँ का कैलेंडर जो है अलग होता है, 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाया जाता है। देखिए जो असम के घर होते हैं वो बांस के ही बने होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बारिश जैसा कि होता है तो बाढ़ में सारे घर बह जाते हैं, तो इसलिए जो है 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बांस के घर लोग बनाते हैं, ताकि उनका जो है जब बाढ़ आए तो उसमें उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि जो बिहू मनाया जाता है असम में, उसमें जो है उसके अवसर पर जो है बांस का लोग भेला घर भी वहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पोचमपल्ली ज़िले के बारे में। देखिए यहाँ पर दिया है मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ज़िले में है। तो देखिए जो मुक्तारपुर गांव है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ज़िले में। देखिए जो आंध्र प्रदेश है अब वो तेलंगाना राज्य से अलग हो चुका है, पहले वो एक ही में हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा कि जो पोचमपल्ली साड़ियाँ हैं, ठीक है, पोचमपल्ली ज़िला जो है वो पोचमपल्ली साड़ियों के नाम से ही फेमस हुआ है। जैसे जो मधुबनी ज़िला था वो मधुबनी पेंटिंग के नाम से फेमस हुआ, उसी तरह जो पोचमपल्ली ज़िला है वो पोचमपल्ली साड़ियों के नाम से फेमस हो गया। देखिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ पर अगर वो चीज़ें फेमस हो जाती हैं तो उसी के नाम से जो है उस ज़िले का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कुल्लू मनाली की जो शॉल होती है, ठीक है, और पोचमपल्ली की जो साड़ियाँ हैं, और बात कर लेते हैं अगर मधुबनी की तो जो पेंटिंग है, इसी तरह अलग अलग जगह पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसी के नाम से जो है वो वहाँ की जगह भी फेमस हो जाती है। तो देखिए जो पोचमपल्ली है अब वो किस राज्य का हिस्सा है, तेलंगाना, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश का था बट अभी जो है तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अब तेलंगाना अलग हो चुका है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है पोचमपल्ली ज़िले में पारंपरिक व्यवसाय है
कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि ये चीज़ उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ उन्हें बनाया जाता है। जैसे कुल्लू की जो शाल है, मधुबनी जो है पेंटिंग, असम में जो है रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज़ें हैं वो जो है उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ पर उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आबू धामी। कि जो आबू धामी के बारे में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर दिया हुआ है। आबू धामी संयुक्त अरब अमीरत में है, यूनाइटेड अरब, ठीक है, अमीरत। तो आबू धामी कहाँ पर है? अमीरत में। आबू धामी की जो मुद्रा है वो कौन सी है? दिरहम। तो यहाँ पे आपको मुद्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है कि आबू धामी की मुद्रा क्या है? तो दिरहम। ठीक है, आपको ऐसे मैच करने के लिए भी देता है यहाँ पर ए और बी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ें दे देगा और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें, और आपको जो है इसमें से मैच करना रहेगा। जैसे कि आपको अगर मुद्रा दे देता तो ए का जो है दिरहम हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए अब जो है चितम्पन, ठीक है, मलयालम। देखिए मैंने जो है राज्य और वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा के बारे में अभी सेकंड क्लास में डिस्कस किया था। देखिए जो मलयालम है वहाँ पर जो पिता का छोटा भाई यानी जो चाचा होते हैं हम लोगों के, जिस अंकल होते हैं, वो उसको जो है वहाँ पर क्या बोला जाता है? चितप्पन। ठीक है, चितम्पन जो है वहाँ पर चाचा लोग को बोला जाता है। मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को यानी कि आंटी को क्या बोला जाता है? कुजम्मा। ठीक है, चाचा को चितप्पन और जो है आंटी लोग को यानी जो हम लोग की चाची होती है उसको क्या बोलता है? कुजम्मा। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। देखिए केरल से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जो केरल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है नारियल पाया जाता है और वहाँ पे और भी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि केला हो गया, ठीक है, कटहल हो गया, पपीता, सुपारी और आदि। अब देखिए रेगिस्तान के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। देखिए जो रेगिस्तान में कौन सा पेड़ उगता है? खजूर का, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही कम मात्रा में इसको पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए रेगिस्तान में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ है वह है मसाले। तो देखिए मसालों से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं जो प्रीवियस अगर आप देखें तो 2023 में भी इनसे क्वेश्चन बने हुए थे। तो और आगे भी जो है इनसे क्वेश्चन बनते रहेंगे क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखिए केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे कि तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्ची। ये तीनों चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं? हमें केरल के अंदर। केरल में तेज पत्ता, छोटी इलायची और ठीक है और काली मिर्च। नेक्स्ट है गरम मसाला छोटी इलायची और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सोंठ आदि से बना होता है। देखिए जो गरम मसाला होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके घर में हमेशा ही गरम मसाला अगर आता होगा, मेरे घर में तो आता है, हमेशा ही आता है। तो अगर आपके घर में भी आता होगा तो आपका अब इसमें अगर आपने देखा होगा उसमें जो है छोटी इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है, लौंग होता है, जीरा होता है, दालचीनी होती है, ठीक है, काली मिर्च होती है, सौंठ आदि से बना होता है। देखिए आपको लगेगा कि ये मतलब क्या ये क्लासेस में मैम बता रही हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट थे, बट जब आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो आप एक भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप ये इन सारी चीज़ों को भी जानते हुए वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं एग्ज़ाम में, बट यहाँ पे जो है आपको ध्यान से पढ़ के जाना है ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है मिस्टेक ना हो। क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ 12% लोग ही जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं और 8% लोग जो है पेपर 2 को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। यही मान लो मैं 14%, ठीक है, इससे ज़्यादा लोग जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो आप लोगों को समझ ही सकते हो कि कितना परसेंटेज जो है लो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट को जो है स्किप कर दिया है कि ये चीज़ें हम जानते हैं, बट आप चीज़ों को जानते हुए भी जब मिस्टेक करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक भारी गलती होती है। तो आप जो है 2 से 3 बार रिवाइज़ करिए, अच्छी तरीके से रिवाइज़ करिए ताकि जो है आपका एक भी पॉइंट स्किप ना हो। देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये थी आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF में भेज दूँगी, आप जो है वहाँ से इन क्लासेस को रिवाइज़ कर लीजिएगा। और इन क्लासेस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके वहाँ पर जो है अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन को रख सकते हो। मैं उन सारे क्वेश्चनों का आंसर देती हूँ, ठीक है।
तो प्लीज़ आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब इन क्लासेस को बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है, बिल्कुल फ्री की पीडीएफ है। आप जो है कहीं से भी किसी तरीके की जो है नोट्स अगर नहीं भी लेते हैं, अगर आप इन नोट्स को भी पढ़ लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप कोई भी बैच मत लीजिए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, मैं आपसे यही बोलूँगी, बट आपकी अपनी खुद की पर्सनल जो है मर्ज़ी है कि आप लो या फिर ना लो। देखिए क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। देखिए जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो उसमें मैंने ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं खुद के नोट्स से ही बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने जो है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ये नोट्स बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको उन सारे नोट्स को आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज कराते चल रही हूँ। तो आप जो है इन नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी। आप जो है वहाँ से अपना रिवीजन भी करते रहिए, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट आएंगी अभी 1-2 घंटे बाद में, उसको भी आप जो है सॉल्व करते रहिए। मैंने 3 से 4 प्रैक्टिस सेट भी करा दिए। मैं जल्दी साइंस और एसएसटी की भी क्लास कराने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।